TIA में भी, मगर अगर खुदा ना करे स्पैज्म ज्यादा देर के लिए रह जाए तो आपको परमानेंट डेफिसिट भी हो सकता है, का मतलब डैमेज भी हो सकता है। कुछ बीमारियां और ये रिक्रिएशनल ड्रग्स जिसमें कोकेन है, ये भी खुदा ना करे बहुत बुरा सा वेजोस्पैज्म, मतलब ये नशावर दवाएं जो हैं, इससे दोनों तरीके से हो सकता है। वेजोस्पैज्म यानी आपकी शरियानें बहुत ज्यादा टाइट होके खून की सप्लाई रोक दें, या एकदम दिमाग का प्रेशर इतना बढ़े कि शरियान फट जाए। तो कोकेन दोनों तरीके से, शरियान फटने से भी और वेजोस्पैज्म से, दोनों से फालिज कर सकता है। तो पैगाम नाजरीन के लिए है कि तंबाकू नोशी या नशावर दवाओं का जो इस्तेमाल होता है, इन दोनों चीज़ों से ये फालिज का इम्कान हो सकता है, ख़ास तौर पे जवानी के अंदर। और अगर उम्र रसीदा लोग हैं तो उनके अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत या शुगर का मर्ज जो होता है या दिल की धड़कन का बेतरतीब होना, ये ज़्यादा आम वजूहात हैं। खवातीन में ज्यादा, मर्दों में ज्यादा। एक खास किस्म की, जिसके ऊपर मैं जोर देना चाहूंगा, खास किस्म के स्ट्रोक्स होते हैं जो दिमाग की, दो तरह की शरियानें होती हैं। एक जिसमें ताज़ा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसे हम आर्टरीज कहते हैं, एक वो खून की शरियानें होती हैं जिसमें से ब्लड की ये ऑक्सीजन की ज्यादातर मिकदार खींच ली गई है, उसको वेन्स जिसमें हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हमल के दौरान जो वो है खून में गाढ़ा होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है और खून के टुकड़े बन जाते हैं, वेन्स जो हैं वो बिल्कुल क्लॉट कर जाती हैं और बहुत सारे शदीद दर्द और उल्टियों के बाद फालिज के अटैक्स होते हैं। इसको सेरिब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये उमूमन हमल के दौरान या डिलीवरी के बाद खवातीन में ज्यादा देखा गया है। कुछ खून की बीमारियां यंग लोगों में ऐसी होती हैं जिनमें खून गाढ़ा होने की टेंडेंसी होती है क्योंकि उनमें कुछ फैक्टर्स की कमी होती है। तो यंग लोगों में इस तरह के शरियान के अंदर, वेन्स के अंदर ब्लड क्लॉट होने की वजह से। लेकिन जो आम वजूहात हैं कि मतलब वेन्स नहीं बल्कि आर्टीरियल, वो ज्यादा, वो बहुत ज्यादा कॉमन है, मगर ये भी फीमेल्स में खासतौर पे वीनस स्ट्रोक्स को जरूर ख्याल करें। अच्छा, अब डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि चलें अगर किसी को शक है कि उसको मतलब फालिज का अटैक होने वाला है या मतलब हो रहा है, या उसको सनसनाहट की कैफियत है, या उसको जिस्म के एक हिस्से में कमजोरी महसूस हो रही है, या एक तरफ की बीनाई, या बात करने के अंदर लड़खड़ाहट आ रही है, तो वो क्या करे या घर वाले क्या करें? सबसे पहले तो ये है कि वो इस अलामत को छुपाए ना, डिस्कस करे, फौरन बताए और न्यूरोलॉजिस्ट को या तो क्लिनिक में, या बेहतर यह है कि अगर अलामत ऐसी हैं या रात का ऐसा वो है पहर है कि जिसमें डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे क्लिनिक में, तो फौरन इमरजेंसी में जाएं और क्या कहते हैं इवैल्यूएट हों, उनको एडमिशन की जरूरत है। तो फौरी तौर पे मतलब जाके तबीब को, तबीब से फौरन दिखाएं, फौरी तौर पे राब्ता। अगर दिन का वक्त है क्लिनिक में देखा जा सकता है तो क्लिनिक में न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, नहीं तो किसी बड़े हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाएं। और वो कॉलर और हैं डॉक्टर साहब लाइन पे, इनकी कॉल भी ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए और कहाँ से रिंग कर रही हैं? जी, मध्या और सरगोदा से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, आपका क्या सवाल है? जी, मेरी नानी में तो उन्हें ना शुगर भी है, इसके अलावा उसकी वजह, एक तो शुगर है, दूसरा उनका ये मसला है कि वो चल ही नहीं सकती है। उनकी यानी कि इतनी बिल्कुल ही बैठ ही गई है, उनसे ना ही चला जाता है, कोई बिल्कुल खड़ा ही नहीं हुआ जाता उनसे ना। तो उम्र कितनी है नानी की? उनकी तकरीबन 60 साल है। 60 साल है। और किसी को आपने उनका चेकअप वगैरह करवाया, दिखाया किसी को? हाँ जी, फैसलाबाद से उनका चेकअप करवा रहे हैं, पर कहीं से कोई आराम ही नहीं आता है कि भी उनकी टांगों में इतनी भी ताकत नहीं है कि जान ही नहीं है उनमें, बिल्कुल खड़ा ही नहीं हुआ जाता है। तो क्या कहते हैं जो आपने टेस्ट वगैरह करवाए, उसमें कुछ निकला कि सब नॉर्मल निकले? टेस्ट वगैरह तो बस यही है, वो कुछ तो ये कहते हैं कि शुगर की वजह से है, अब ये सही कुछ मसले पता नहीं है। अच्छा ठीक है, चलें डॉक्टर नवीद से शुगर की वजह से नसें तंग हो गई हैं। डॉक्टर नवीद से मशवरा लेते हैं। हाँ, इनके केस में तो ज्यादातर यही लगता है कि चूंकि शुगर बहुत लंबे अरसे की होगी तो उससे इनकी नसें मुतासिर हो गई हैं, जिसकी वजह से इनके पट्टे कमजोर हो गए हैं और ये अपना वजन नहीं ले पा रही। उमूमन 60 साल की उम्र में कुछ घुटनों में भी घिसाव का अमल आ जाता है और लुआब जो है, जो घुटनों के जॉइंट में लुआब होता है, वो सूखना शुरू हो जाता है, तो आर्थराइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से बेहद तकलीफ होती है। ज्यादातर तो यही लग रहा है कि आपकी नानी का मसला जो है वो शुगर की वजह से, नसें कमजोर होने की वजह से, जिससे उनके पैरों के पट्टे कमजोर हो गए, ये फालिज नहीं लगता। तो क्या डॉक्टर नवीद, व्हाट शुड शी डू, क्या करें? अगर वहां कोई न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है तो उनको दिखवाएं ताकि ये चीज डॉक्यूमेंट हो सके कि वाकई उनकी नसें मुतासिर हैं। डायबिटीज जो है वो नसों को कोई 5 या 6 मुख्तलिफ तरीकों से मुतासिर कर सकती है। इसके लिए खास टेस्ट होता है, नसों का टेस्ट, जिसे हम NCS EMG कहते हैं। उसके ऊपर हम ये देखते हैं कि नसें किस हद तक मुतासिर हैं, कैसे मुतासिर हैं और हम मरीज को कैसे हेल्प कर सकते हैं। EMG इज एन
इलेक्ट्रोमायोग्राम। इलेक्ट्रोमायोग्राम। और इसके अंदर बुनियादी तौर पे आप देखेंगे कि नर्व के अंदर मतलब इम्पल्सेस की कंडक्शन वगैरह स्लो है या नॉर्मल है या क्या है, तो अपना काम कर रही है वो नस के नहीं कर रही है, तो ये इनको करवाना पड़ेगा, अपने पूरे डायबिटीज का चेकअप करना होगा। और डायबिटीज का कंट्रोल बेहद जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक छोटे से ब्रेक पे जाने का वक्त आ गया है। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा गुफ्तगू यहीं से जारी रखूंगा। हम बात जो करना चाह रहे थे वो है कि अगर फालिज का किसी को अटैक हो तो वो क्या करे। ठीक है, तो ब्रेक के बाद दोबारा इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाजरीन खुशामदेद, हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आज का जो मौजू है वो फालिज है और जो हमारे मेहमान हैं वो डॉक्टर नवीदुद्दीन हैं, जो एक मशहूर और मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट हैं कराची के, आसाबी और दिमाग की बीमारियों के माहिर हैं। डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे कि फालिज की अलामात क्या होती हैं, और गुफ्तगू हमारी पहुंची थी कि अगर किसी को ये फालिज का अटैक हो तो वो, या उसको शक हो कि फालिज का अटैक हो रहा है तो क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे गुफ्तगू जारी रखूं, एक कॉलर हमारे लाइन पे हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम हुजूर, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मोइन मेरा नाम है। जी मोइन साहब, क्या सवाल है आपका? मैं दो बातें जरा पूछना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो। जी फरमाइए फरमाइए। एक तो यह है कि जो नशावर अद्वियात हैं, जी जी, तो जो नफ्सियाती इमराज की अद्वियात होती हैं, जी जी, क्या वो नशावर अद्वियात के जुमरे में आती हैं या नहीं? कि अगर कोई शख्स उनको ले रहा है, ठीक है, तो क्या वो नशावर अद्वियात ले रहा है, जैसे कि ट्रंकलाइजर्स भी हैं और सुकून के अद्वियात भी हैं, ठीक है, नशे के क्लास में आती। एक चीज। दूसरा ये कि जैसे अभी कॉलर का फोन आया कि उसकी कोई मोहरों का मसला था, तो बकौल उसके कि 1 साल से उसको तकलीफ है, तो जो इतने लंबे अरसे से मुब्तला है तो वो पेन किलर्स मुसलसल ले रहा होगा, जी जी, और भी कोई सुकून की दवाएं ले रहा होगा। तो जो ये फालिज का खतरा है जिसमें कि खून की रगों का मुतासर हो जाना, तो ऐसे मरीज को कितना चांस होगा कि अगर वह लंबे अरसे तक अद्वियात लेता रहे, तो क्या आप इसको कुछ वाजे करेंगे कौन सी अद्वियात लेनी चाहिए कौन सी नहीं? ठीक है मोइन साहब, आई थिंक 2 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। पहली बात तो ये कि मतलब ये जो दवाएं ये लेते हैं, नफ्सियाती दवाएं, इनको नशावर दवाओं में शामिल करेंगे कि नहीं शामिल करेंगे? और दूसरा सवाल ये कि वो कौन सी दवाएं हैं जिनसे फालिज होने का इम्कान ज्यादा है, या अगर फालिज की किसी को शिकायत हुई है तो कौन सी दवाओं से परहेज करना जरूरी है? दूसरे सवाल का पहले जवाब दे देता हूं कि जिन लोगों को मोहरों की तकलीफ होती है, जाहिर है उनको पेन किलर्स लेने पड़ते हैं। वो लोग अपनी इतने लंबे अरसे की तकलीफ की वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो उनको एंटी डिप्रेसेंट्स भी दिए जाते हैं। इनमें जो मेन खतरा होता है वो पेन किलर से होता है, जो स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स नॉन स्टेरॉइडल होते हैं, NSAIDs जिनको हम कहते हैं, वो आपके गुर्दों को मुतासिर कर सकते हैं लॉन्ग रन में, यानी अगर महीनों सालों लिए जाएं। दूसरा, वो मैदे के मुंह पे तेजाबियत कर सकते हैं। फालिज का असर उनसे वो नहीं होता, मगर हाँ आपके गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं, और आपका जो खाने की नाली है और आपका जो वो मैदा है उस पर सोजिश आ सकती है। ठीक है। तो दूसरा सवाल इनका जो था, जो ये नफ्सियाती दवाएं हैं या जो ट्रैंक्युलाइजर्स हैं, उनको नशावर दवाएं उनमें पोटेंशियल होता है। जैसे अब एक बहुत कॉमनली जो दवा लेक्सोटिनिल इस्तेमाल की जाती है या ज़ैनेक्स इस्तेमाल की जाती है, उसमें यह है कि उसमें डिपेंडेंसी हो सकती है, एडिक्शन हो जाती है। आज जो ज़ैनेक्स की एक टैबलेट आप में काम कर रही है, 3 महीने बाद वो एक गोली आपको छुएगी भी, मतलब एक आदत लग जाती है, लेकिन नशावर नहीं कह सकते। नहीं, नशावर इस तरह से नहीं, और इनसे कोई फालिज का या उसका कोई ताल्लुक नहीं। एक और कॉलर है डॉक्टर नवीद लाइन पे, सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हुजूर, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रहे हैं? जी, इकबाल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी इकबाल साहब, फरमाइए सवाल। हाँ, सवाल ये जी, मुझे प्रोस्टेट का मसला है, 50 ईयर मेरी एज है। ठीक है। हाँ, प्रोस्टेट जो था मैंने सारे टेस्ट करवाए हैं, PSA किडनी के, और ये अल्ट्रासाउंड जो होता है प्रोस्टेट का, तो वो प्रोस्टेट इनलार्ज आया है, और उसमें प्रोस्टेट साइज 5.1 × 4.8 और फिर इंटू 4.7 ये लिखा हुआ है। तो ये अब मुझे क्या, तो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ लास्ट 2 मंथ से। तो जब यूरिन कर रहा होता हूँ तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे किडनी पे मुझे वो दर्द सही होती है जितनी देर मैं करता हूँ यूरिन। जब तो ये किडनी वगैरह तो बिल्कुल ठीक है, तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है? ये क्या मुझे होम्योपैथी की मेडिसिन लेनी पड़ेगी या सर्जरी करानी पड़ेगी? क्या आपका PSA नॉर्मल आया है? बिल्कुल नॉर्मल है जी वो। ठीक है। डॉक्टर साहब की इजाजत से, इसलिए कि थोड़ा जरा हटके है
देखें, इसका ये है कि प्रोस्टेट की शिकायत उम्र के साथ सबको हो जाती है, सारे मर्दों को कम से कम हो जाती है। ये वैसे ही है कि जैसे आंखों में मोतिया हो गया या बाल सफेद हो गए। 50 साल जरा निस्बतन कम उम्री है प्रोस्टेट का मसला होने के लिए। आमतौर पे ये 60-65 के बाद का मर्ज है, लेकिन कोई उम्र इससे मुस्तस्ना नहीं है। 45 के बाद भी हो जाता है, कुछ लोगों में 50 के बाद भी हो जाता है। प्रोस्टेट जब बढ़ता है तो पेशाब की नाली पे इसका दबाव आता है और पेशाब की रवानी में मतलब कमी आती है। पेशाब करने की जो कैफियत है वो मुतासिर होती है इससे। कभी कभी जवानी में खास तौर पे जो प्रोस्टेट के अलामात होते हैं, थोड़ी हमें ज्यादा तशवीश होती है, इसलिए कि वो फिर प्रोस्टेट के अंदर और ज्यादा शदीद बीमारियों का भी कभी कभी मतलब निशानदेही कर रही होती है। लेकिन जैसे आपने फरमाया कि आपका PSA नॉर्मल है, तो ये एक अच्छी अलामत है कि इस किस्म की शायद कोई चीज ना हो। जिसको भी किसी अच्छे मुआलिज को दिखाएं, वो आपका अंदरूनी मुआयना करेगा और प्रोस्टेट का आपका मुआयना करेगा, और मुआयना करके वो ये आपको बता सकेंगे कि प्रोस्टेट जो आपके है वो मुनासिब है, उसके अंदर कोई और तशवीश वाली बात तो नहीं है। इलाज की जहां तक बात हुई, इलाज दवाओं से भी हो सकता है और ऑपरेशन से भी हो सकता है। ज्यादा बेहतर इलाज जो है वो ऑपरेशन के जरिए होता है, और ऑपरेशन की भी मुख्तलिफ अकसाम हैं। दवाओं के जरिए भी इलाज हो सकता है। दवाओं के जरिए अगर इलाज होता है तो वो एक तवील अरसे तक कराना पड़ता है, और इन दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट्स यानी मुज़िर असरात भी होते हैं, जिनके लिए फिर आपको जहनी तौर पे तैयार होना हो। मुझे इशारा आ रहा है कि एक और कॉलर लाइन पे आ गए हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं। डॉक्टर नवीद, हेलो। हेलो जी, कहाँ से बोल रही हैं और अपना नाम बताइए। इससे बोल रही हूँ मसूद हाशमी। जी जी, फरमाइए, आपका क्या सवाल है। मैं पूछना चाह रही थी कि मेनोपॉज में जो ये हॉट फ्लशेस होते हैं, जी जी, तो उसमें जो हार्ट बीट बहुत एब्रप्ट किस्म की हो जाती है, तो इज इट नॉर्मल? ब्लड प्रेशर, जो हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन होती हैं मेनोपॉज के इर्द गिर्द, ओवरीज से जो हार्मोन का प्रोडक्शन है वो बहुत वेरी कर रहा होता है। उसकी वजह से जिस्म में ये हॉट फ्लशेस होना और ब्लड प्रेशर का अचानक से रेज होना, एकदम गिरना, ये चीजें मुतवक्को हैं। अगर ये बहुत तकलीफ दे हद तक हैं तो जो वो शख्स है जो कि मेनोपॉज की इस तकलीफ में मुब्तला है, उसे चाहिए कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, और हो सकता है कि वो उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू करवाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, जो हमारा डिस्कशन हो रहा था और बात ये हो रही थी कि फालिज पे डिस्कशन हो रहा था कि मर्दों में ज्यादा आम है या खवातीन में, इस पे आप बात कर रहे थे जब कॉल आई हमारी। जी जी, तो मैंने जैसे बताया था कि जो आर्टरीज वाला जो वो है। आप सॉरी, आपको फिर मुनक़ता करनी होती है आपकी गुफ्तगू, एक कॉलर और लाइन पे आ गए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हुजूर, अपना नाम बताइए, कहाँ से फोन कर रहे हैं। मेरा नाम खालिद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी खालिद साहब, क्या सवाल है आपका। मेरी वालदा को 3.5 साल से फालिज है। जी जी, तो उसके लिए कोई इलाज है इसमें कि नहीं? क्या